क्या करेंगे? हमने वही किया। नहीं हो रहा है, नहीं ले रहा है और कल जो पहला चैप्टर को पकड़ के पीछे डायरेक्ट क्वेश्चन पे गए और क्वेश्चन को मैंने समझाने का प्रयास किया, उसके पीछे यही लॉजिक था, दूसरा कुछ भी नहीं था। प्रश्न ये है कि जब 2-3 साल का क्वेश्चन तुम देखते हो तो खुद एहसास हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आता है। मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं होती है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, लेकिन अपने अनुभव के अनुसार मैंने वही किया और करके कल तुम लोगों को बताने का प्रयास किया पहला चैप्टर को पूरा। उसकी वजह यह है कि पहले चैप्टर से क्वेश्चन आता ही है और मुझे उम्मीद है कि जो हमने पढ़ाया था वो आपको समझ में भी आया होगा और आप उसको घर पे जाके पढ़े भी होंगे। ठीक है। आज जो हम बताने जा रहे हैं जनरेशन कंप्यूटर का, वही महत्वपूर्ण ही सब बता रहे हैं, कंप्यूटर का जनरेशन। और ये एक बार बस हल्का सा समझ लो, ये कोई बहुत भारी चीज नहीं है, ये बच्चा लोग भी पढ़ रहा है और बेसिक चीज है। और ये सब क्वेश्चन अगर आ जाता है तो बेहतर ढंग से तुम लोग लिखोगे, इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है। हम सभी लोग को पता है और तुम्हारे किताब में भी लिखा हुआ है कि 5 जनरेशन आ चुका है। अभी तक का जो कंप्यूटर का जनरेशन वो 5 जनरेशन है। पहला बारे में बताया ये जाता है कि 1940 से 53 यानी 1946 टू 53। और पहले जनरेशन के बारे में जब आप पढ़ोगे तो पता ये चलेगा कि सबसे पहले जो कंप्यूटर का शुरुआत हुआ है और ये सारा खेल अमेरिका में हुआ, सारा खेल अमेरिका में। और दूसरी बात यह है कि ये जो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल जाता था और इसके लिए बहुत बड़ा और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत होता था और कैलकुलेशन का जो पावर था वो बिल्कुल कम था, यानी कैलकुलेशन बहुत स्लो होता था। बहुत सारे डिमेरिट्स थे इसमें। और 1946 में ये शुरू हुआ था। मार्क 1 या यूनिवैक 1 ये सब आया पहले ही जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में। लेकिन सारी कमियां होने की वजह कर, स्पेस ज्यादा लेने की वजह कर, इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा खपत होने की वजह कर, कैलकुलेशन स्लो होने की वजह कर सेकंड जनरेशन बना। और सेकंड जनरेशन जो तैयार हुआ तो सेकंड जनरेशन जो था वो ट्रांजिस्टर पर आधारित था। ट्रांजिस्टर पर आधारित था जो आकार में बहुत छोटा था और पंच कार्ड के स्थान पे टेप और डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसी सेकंड जनरेशन में MIS भी आया, जो आपको सेकंड पेपर में पढ़ना भी है। और सेकंड पेपर में जो पढ़ना है MIS, जिसके मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, वो इसी सेकंड जनरेशन का खेल है। यानी सेकंड जनरेशन में ही आया। फोर्टोन और कोबोल लैंग्वेज, ये सारा लैंग्वेज जो है ये सब सेकंड जनरेशन में है। ये सर एक बार रीडिंग मार दीजिएगा तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और इसका की टर्म कल लेना है। की टर्म इसलिए कि उसी के आधार पर आप पढ़ा सकेंगे एग्जाम में। अपना पेन आपका जो बहेगा, यानी कॉपी जो आप लिखिएगा, तो जब तक टर्म नहीं होगा आप नहीं लिख पाओगे। थर्ड जनरेशन में जब आए तो ट्रांजिस्टर को हटा करके इंटीग्रेटेड सर्किट लाया गया, जिसको IC कहते हैं। और ये छोटे चिप पर 10 से लेके 100 ट्रांजिस्टर को स्थापित कर दिया गया था। इसी में बेसिक आया, जिसको कहते हैं बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल इसी में हुआ। और ये सारी चीज जो है POP 8 नामक मिनी कंप्यूटर का आविष्कार इसमें हुआ। यानी ये सब थर्ड जनरेशन में हुआ है। फोर्थ जनरेशन जो है
चौथा जनरेशन जिसको कहते हैं ये लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट है। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज जो है वो लास्ट में है, लार्ज जो है आपको चौथे में है। तो इसमें लाखों, हजारों और लाखों ट्रांजिस्टर को स्थापित किया गया और इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का निर्माण हुआ। मैं अभी इसके जस्ट बाद आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है, और ये क्वेश्चन भी बराबर पूछता है आपको और मुझे उम्मीद है आप तुरंत समझ जाओगे। तो ये इंटेल 4004 और इंटेल कॉर्पोरेशन ने माइक्रो प्रोसेसर के क्षेत्र में सबसे बड़ा कंप्यूटर भी बनाया। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो तैयार किया गया, निर्माण किया गया, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसी जनरेशन का है, 4th जनरेशन का ही है। उसके बाद 1970 में जो है 77 में 1977 में एप्पल कंप्यूटर नाम का माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर अभी निर्माण किया गया। माइक्रो कंप्यूटर को बनाकर लोटस कॉर्पोरेशन ने व्यापारिक समझौता भी इसी 4th जनरेशन में किया है। 5th जनरेशन जो है जिसको वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट भी कर, या 5th जनरेशन जो हमारा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो, अगर पढ़ना है तो आवाज मत करो। क्या आप बोलो, क्या बोल रहे हो, हम सुन रहे हैं। क्या ना कहाँ क्या पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे चैप्टर से पढ़ा रहे, छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, कहाँ छोड़ के जा रहे। 20 और 21 पर पेज पर है, आगे बढ़िए। 20 और 21 पर नहीं आगे बढ़ेंगे, पहले ये बताओ कि कहाँ छोड़ के जा रहे हैं। देख रहे हैं, तो कहाँ छोड़ के भाग रहे हैं। ठीक है, बढ़िए ना आगे। हम उसको टच करके निकल रहे हैं, इसलिए टच करके निकल रहे हैं, इसको घर पे पढ़ोगे, ये कोई बहुत भारी चीज नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। पेज नंबर निकाल लो अपना, देख लो। तो कहा कि 5th जनरेशन जो है इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज इसमें शुरू हुआ, रोबोट वगैरह आया, सब 5th जनरेशन में ही आया, 5वें जनरेशन में आया। और 5th जनरेशन ही जो है इसमें आपको सुपर कंप्यूटर वगैरह ये सब बना है, सुपर कंप्यूटर बना है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निरंतर विकसित हुआ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निरंतर विकसित हुआ। ये सब 5वें जनरेशन का देन है, 5th जनरेशन का देन है। अब आपको करना क्या है, तो इसमें आपको ही करना है कि पहले जनरेशन कब आया, पहले जनरेशन में क्या क्या हुआ, सेकंड जनरेशन कब आया, सेकंड जनरेशन में क्या क्या हुआ, थर्ड जनरेशन कब आया और उसमें क्या क्या है। इसके की टर्म बना लेना पड़ेगा। अब की टर्म जब बना लीजिएगा, जब आप की टर्म बना लीजिएगा तो परीक्षा में आप ना आसान हो जाएगा, आप लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर की कहिएगा फिर वैसे ही कहिएगा कि जो है सर छोड़ के पढ़ाए थे और सर छोड़ करके आगे निकल गए। तो सर छोड़ के पढ़ा नहीं रहे, उसको बता कि कैसे करना है, जो कि पूरे ज्यादा से ज्यादा चीज को हम आपको बता देना चाह रहे हैं। लास्ट दिन है, आज अंतिम दिन है, और अंतिम दिन में जहां तक संभव हो आपको हम इम्पोर्टेंट बात को बता दें ताकि आप घर पे पढ़ लीजिए। अगर दिमाग में सेट हो गया, समझ में आ गया, जैसा कि मैंने कल पहला चैप्टर बताया था, सही सभी चीज का अगर जिस्ट मिल गया आपको, अगर सभी चीज का निचोड़ मिल गया, सभी चीज का अगर थीम मिल गया, एब्स्ट्रैक्ट मिल गया, समरी मिल गया, तो निश्चित तौर पर आप बढ़ जाइएगा, यानी घर पे पढ़ करके इसको आप पार कर दीजिएगा। तो जनरेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज, दूसरा चीज इसमें एक आया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये भी आपके किताब में लिखा हुआ है, अगर आप चाहोगे तो इसको पढ़ लेना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आप देखोगे जब
क्वेश्चन पलट करके, तो 2, 3, 4, 5 साल का क्वेश्चन, तो उसमें ये सभी क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर है, जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, यानी बूट करते हैं, उसको बूट करना, कंप्यूटर को जैसे खोलते हैं, तो जैसे ही कंप्यूटर हम खोल देते हैं वैसे ही हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करने लगता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा क्या करता है, काम करने लगता है। और सिस्टम जब सॉफ्टवेयर काम करता है तो इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी रन करता है। यानी जितना भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करता है वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर रन करता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं हो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और क्या करता है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये कंट्रोल करता है इनपुट डिवाइस को और आउटपुट डिवाइस को। इनपुट डिवाइस को भी और आउटपुट डिवाइस को भी कंट्रोल कौन करता है, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जो कंट्रोल करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर आधार है जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सबसे से होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी वही रन करता है। अब यहाँ सवाल है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जो खास उद्देश्य से, किसी खास पर्पस से, किसी खास तरीके से उसको जो बनाया गया है उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल, तो उदाहरण ये है कि जैसे रेलवे में आप जाते हो, रेलवे का पूरा सिस्टम देखते हो कि कंप्यूटराइज हो गया, तो रेलवे का जो पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज है, ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दूसरा, आप जब देखते हो आप समझ में आता है बैंक का, पूरे बैंक का सिस्टम, तो पूरे बैंक का सिस्टम देखते हो, ये पूरे बैंक का सिस्टम में आपको क्या करता है, सारा बैंक, टोटल बैंक पे जो काम सॉफ्टवेयर का हो रहा है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे हो रहा है। उसी तरीके से आप जब जाते हो हॉस्पिटल में आप जाते हो, नीचे है, हाँ नीचे है सर, देख लीजिए एक बार घूमते फिरते, इससे तो जाना है कौन चीज लिफ्ट। तो बता रहे थे कि हॉस्पिटल आप जाते हो तो हॉस्पिटल में ये चीज देखते हो, पूरा सेटअप जो कंप्यूटराइज है, पूरा ऑटोमेशन किया हुआ है, पूरा जो उसका अपना सॉफ्टवेयर तैयार है, तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसी तरह जब आप आ जाओगे लाइब्रेरी की दुनिया में, लाइब्रेरी साइंस में आ जाओगे, लाइब्रेरी में आ जाओगे, तो सोल सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, उसके बाद ई ग्रंथालय है, कोहा है, आपको लिप्सिस है, इतने सारे जो सॉफ्टवेयर हैं। ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो कहा अब चूंकि सॉफ्टवेयर भी पहले जानना होगा तभी तो हम सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जानेंगे। सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो सॉफ्टवेयर कहते हैं एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, या इंस्ट्रक्शन ऑफ हार्डवेयर इज आल्सो कॉल्ड ए सॉफ्टवेयर। इसको सॉफ्ट कहा जाता है, लेकिन किसी खास उद्देश्य, किसी खास पर्पस से जो बनाया हुआ है। अब जैसे मैंने कहा अभी सॉफ्टवेयर, जैसे कहा मैंने ये ग्रंथालय सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैंने कहा अभी आपको सोल सॉफ्टवेयर, जैसे कहा मैंने आपको कोहा सॉफ्टवेयर, तो ये सारे के सारे लाइब्रेरी साइंस के सॉफ्टवेयर हैं। और ये जब सॉफ्टवेयर है तो ये सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये रन करता है किस पर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे करता है। अब इसको जरा सा पेज नंबर 44 पर, पेज नंबर 44 पर, तो फिर लौट करके हम पहले की तरफ आएंगे, पेज नंबर 44, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ये सब। पेज नंबर 44 जब जाइएगा तो आप देखिएगा वहां पर सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है। वहां पर हम पढ़ कर समझाते हैं आपको, चूंकि हम ऐसे जो बताया आपको कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर और यूजर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर और यूजर के बीच में जोड़ने का काम करता है। इस प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चालू करने के बाद एक प्रॉम्प्ट तक पहुंचते हैं जहां से हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। मैंने भी कहा कि जैसे खोलते हैं, बूट करते हैं, वैसे ही हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर काम कर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करने लगता है। कंप्यूटर की सभी इनपुट और आउटपुट क्रिया को नियंत्रित और क्रियान्वित करने का कार्य यही सॉफ्टवेयर करता है। और इनकी अनुपस्थिति में
इनकी मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अनुपस्थिति में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही बेकार है। हार्डवेयर काम करेगा ना सॉफ्टवेयर काम करेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर को 5 भाग में बांट दिया है: ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर, यूटिलिटी, डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसी के बाद अब 4.3 से आप चले जाइए इधर 4.5 में, 4.3 से 4.5 में जाइए। तो 4.3 4.5 में जब आप जाइएगा तो वहां पर आप देखिए कि कंप्यूटर से विशेष प्रकार के कार्य लेने के लिए विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसे खास काम करने के लिए, विशेष काम करने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक क्रियाओं का संपादन के लिए, रेलवे का आरक्षण के लिए, लेखा संबंधी काम करने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर केवल कंप्यूटर के अंदर ही क्रिया संचालन करता, इसी उपयोगी कार्य को करने के लिए अलग प्रकार का प्रोग्राम होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर पर चलाए जाते हैं। इन प्रोग्राम को सामूहिक रूप से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है जो पुस्तकालय के लिए है और कुछ पर लेखन के लिए है, कुछ पत्रचार वगैरह के लिए है, लेखन के लिए है। मतलब यहाँ पर स्पष्ट ये है कि जब आप पीछे क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और एग्जामों में जो पूछा जाता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो यहाँ पर What do you understand by term software? Explain the difference between system software and application software. तो ये पूछता है तो मैंने आपको इसको भी बता दिया। अब हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ चुके और टाइप ऑफ कंप्यूटर जो है ये सब हम आपके बुक से ही बता रहे हैं। क्योंकि ये बुक आपके पास है, इसीलिए हम बुक से ही बता रहे हैं और इसलिए भेजने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर हम इसीलिए बताते जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में भी कह रहा है कि 3 तरह का कंप्यूटर होता है, एक एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो एनालॉग कंप्यूटर पूर्णतः स्वचालित होता है, यानी पूरी तरीके से ऑटोमेटेड होता है। मेरे पास बुक नहीं है, तो मेरे पास बुक नहीं है, क्यों आपको बुक नहीं मिला? सर कौन सी बुक पेज नंबर क्या है? पेज नंबर ये जो छठा नंबर पेपर, छठा 6 पेपर में हो रहा है और 6 पेपर में बुक नहीं है, तो आप पढ़िएगा कैसे बताइए? और पढ़िएगा नहीं तो परीक्षा कैसे दीजिएगा? ये तो बहुत परेशानी का बात है। सर प्लीज। अभी जो हमने आपको बताया वो सबसे पहले मैंने बताया जनरेशन वाला, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो 20 नंबर पेज पे था, 21 नंबर पेज पे था और 22 पर। अब हम बताने जा रहे हैं 22 पर और इसके बाद मैंने सीधे 44 पे बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और वो सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और इसको मैंने पहले समझा दिया और फिर पढ़ के बता दिया। पेज नंबर 44 पे और पेज नंबर 47 पे दिया हुआ है और क्वेश्चन भी पीछे है, उसको भी आप देख सकते हो। तो कहा कि 3 तरह से कंप्यूटर जो टाइप वो 3 तरह का है। पहला हाँ क्या बोल रहे हो? सेकंड वाला कितने नंबर का है? पेज 51 में सर बोले क्वेश्चन जो सेकंड आया है ना कंप्यूटर का, अभी एप्लीकेशन सिस्टम वाला। जी 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 वो तो पीछे में क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो आपको बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है पेज नंबर 52 में। एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको। एक बार पढ़ोगे समझ जाओगे। ओके हेलो सर। हाँ हेलो सर, बोल रहे पेज नंबर 44 और कितना बोले 47? क्या यार एक नहीं समझते हो तुम लोग। पेज नंबर 44 पे है और पेज नंबर फिर दिया हुआ अलग से है पेज नंबर 47 पे, 47 पे और क्वेश्चन जो तुम्हारा दिया हुआ है 52 पेज नंबर पर। उसको नोट कर लो, देख लो, पढ़ लेना। एक बार पढ़ोगे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब क्वेश्चन अगर आवेगा तो फटाफट लिखा जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कह रहे थे एनालॉग,
डिजिटल और हाइब्रिड 3 तरह का कंप्यूटर होता है। एनालॉग में होता है कंप्यूटर पूर्णतः स्वचालित होता है, कंप्यूटराइज्ड होता है, और किसी भी समीकरण को हल करने के लिए संख्या को उसके अनुरूप समरूप प्रदान करने में कंप्यूटर के जो गणितीय है यानी कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम ये सारा से किया जा सकता है। और ये जो एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो सूचना के भंडारण और संप्रेषण में मुख्यतः काम आता है। तापमान हो, जलवायु हो, विद्युत प्रवाह हो या दबाव हो, ये सब एनालॉग सूचना के रूप हैं, एनालॉग सूचना के रूप में है। अब एनालॉग को जरा सा ऐसे भी समझो कि जब आपके घर में घड़ी रहता है तो आप देखते हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो घूमता है, तो ये क्या है, ये एनालॉग होता है, एनालॉग। और डिजिटल जो देखते हो आपको डिजिट बाई जो डिजिट होता है उसको डिजिट कहते हैं, डिजिटल। उसी तरह से कंप्यूटर भी है। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है पूर्णतः स्वचालित है, पूरी तरीके से ऑटोमेटेड है, और जो समीकरण को किसी भी समीकरण को हल करने के लिए संख्या के अनुरूप काम करता है। कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम होता है, कोई भी विशिष्ट प्रकार की समस्या होता है, उसको हल करने में एनालॉग कंप्यूटर काम करता है। यहाँ तक कि अगर तापमान नापना है, जलवायु का प्रवाह, हवा का दबाव, ये सब एनालॉग सूचना का ही रूप है। और इसका उपयोग नौ संचालन में, मिसाइल में और ये सब चीज में जो है इसका काम आता है। इस तरह के कंप्यूटर का खास करके दाब, तापक्रम, गति, विद्युत धारा आदि को लगातार जो बदलती रहती है उसको प्रक्रियाओं को, परिणाम को सही करने के लिए ये कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, एनालॉग कंप्यूटर का। और डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, तो आपको बताया मैंने कि बाइनरी डिजिट पे ये काम करता है, 0 और 1 बाइनरी डिजिट पे काम करता है। और अभी जो चल रहा है, जो यही डिजिटल कंप्यूटर का खेल चल रहा है, खासतौर से इसलिए कि जितनी लाइब्रेरी भी अभी कंप्यूटराइज हो रही है वो डिजिटल फॉर्म में हो रहा है। क्योंकि कंप्यूटर में एनालॉग डिजिटल जो 2 तरह का होता है। कंप्यूटर क्या होता है, एक एनालॉग होता है और एक डिजिटल होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या है कि इस श्रेणी कंप्यूटर प्रक्रिया, समस्या और सिद्धांत को हल करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी इस तरह का जो कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर जो है, जो 0 और 1 बाइनरी डिजिट पे काम करता है, सूचना के भंडारण में यानी इंफॉर्मेशन के स्टोरेज में, उसके कम्युनिकेशन काम आता है। और साथ साथ ये है कि कंप्यूटर प्रत्येक सूचना को अलग अलग भंडारित करता है, यानी अलग अलग सूचना को रखता है, उसको विश्लेषित करता है और सूचना डिजिटल रूप में संग्रहित होता है यानी जमा होता है। समस्या के शुरू से ही निर्देश के आधार पर लॉजिकली जो है और सिस्टमेटिकली जो है उसको अरेंज करके रखता है। कंप्यूटर के पुस्तकालय आदि के लिए विशेष उपयोगी है। यानी ये जो डिजिटल कंप्यूटर है इसका इस्तेमाल लाइब्रेरी में जो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि समस्याओं के हल करने में, समस्याओं या सिद्धांतों के अनुसार समस्याओं को हल करने में, सूचना के भंडार करने में यानी स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और किसी चीज को जो है, जो किसी चीज मतलब डेटा से डेटा को छोटे छोटे रूपों में भंडारित करके, विश्लेषित करके आगे बढ़ाने में ये बहुत बड़का टाइप का पपीता होता है। तो ये पपीता पहले छोटा छोटा था, बड़का बड़का देख रहे होती, काहे होता है ऐसा? तो ये सब क्रॉस है, हाइब्रिड है। किससे? तो पपीता और जो कोहड़ा बोड़ा से। तो उसी तरह से हाइब्रिड के मतलब ही होता है कि जैसे दोनों चीज, यानी दोनों चीज का क्या मतलब है कि एनालॉग भी और डिजिटल भी, एनालॉग भी और डिजिटल भी। कंप्यूटर एनालॉग डिजिटल दोनों तरह का होता है। और कंप्यूटर की विशेषता यह है कि दोनों तरह के समस्या को हल करने में ये मददगार है। यानी किसी तरह का भी अगर समस्या है, अगर समीकरण को हल करना है, संख्या के अनुरूप गणितीय संख्या को हल करना है, भौतिक गुण अगर है, उसके सिद्धांत है, उसके मापना है, अगर किसी चीज के दाब, तापक्रम, तो भी इसमें हो सकता है। और कहा कि अगर सूचनाओं को भंडारित करना है, विश्लेषित करना है और सूचना को एक जगह से दूसरे जगह भेजना है, तो सब कुछ इसमें हो जाएगा। चूंकि ये जो कंप्यूटर है हाइब्रिड कंप्यूटर, इसमें एनालॉग का गुण भी है और डिजिटल का भी गुण है।
दोनों ही तरह के सूचना के भंडारण में, संसाधन में, विश्लेषण में, कंपैरिजन में और शीघ्रता के साथ जो है, शीघ्रता के साथ आसानी के साथ जो है इसमें काम किया जा सकता है। अगर अस्पताल का गहन चिकित्सा कक्ष है यानी आईसीयू है, तो आईसीयू में मरीज का जो काम, मरीज से संबंधित तापमान मापा जाता है, उसके अंकों में बदल के कंप्यूटर को डिजिटल भाग में भेजा जाता है। यानी इस तरह के जो कंप्यूटर है, खास करके हाइब्रिड का, उसका एग्जांपल दिया गया है कि हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल खास करके हॉस्पिटल में होता है, क्योंकि मरीज का जो तापमान है, मान लो कि उसको बुखार आ रहा है तो उसका तापमान नापा जाता है, तो ये एनालॉग में नापा जाता है, लेकिन इसको भी ट्रांसफर केस में किया जाता है तो डिजिटल में, खास करके आईसीयू वगैरह में ये सब मिलेगा। तो मुझे लगा इसको भी एक बार पढ़ लोगे तो इससे ज्यादा आने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा एक काम और भी करना है। बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ जुड़े हुए होंगे और आपके घर में चूंकि पढ़ाई जो हो रहा है कंप्यूटर का, चौथे क्लास में, 5वां क्लास में, 6ठे क्लास में बच्चा को पढ़ाया जा रहा है, तो छोटे छोटे बच्चों का भी अगर आपके पास किताब होगा तो ये सब चीज उसमें होगा। इजी अगर समझ लोगे तो इसके लिए रटने फटने की जरूरत नहीं है, लिख मारोगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही कोई तकलीफ होगा कि आप कैसे करोगे। दूसरा आसान क्वेश्चन जिसको आप पकड़ सकते हो वो आपका है इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट हम अभी बताने नहीं जा रहे हैं, इसलिए कि इसमें बताना ही कुछ नहीं है इनपुट और आउटपुट में क्या बताना है, लेकिन इसको आपको पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है? तो कीबोर्ड से लेकर के पेज नंबर 31 का नोट कर लीजिए, पेज नंबर 31 और पेज नंबर 31 जो में इनपुट डिवाइस है और उसी तरीके से आपका आउटपुट डिवाइस है पेज नंबर 38 पर, 31 और 38। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस का एक चार्ट बना लेना। तो चार्ट अगर बना लीजिएगा आप तो आपको पता चल जाएगा कि जो चार्ट आपका बना है तो उस चार्ट के अनुसार 2 बार 3 4 बार अगर पढ़ लीजिए। सर हेलो सर, 31 और 38 उसका एक चार्ट बना लेना है। पहले चार्ट बना के उसको 2 बार 3 बार पढ़ लेना है। 2 बार 3 बार जब पढ़ लीजिएगा तब फिर किताब को खोलिएगा। पहले किताब को मत खोलिएगा, इसलिए किताब को पहले नहीं खोलिएगा कि इनपुट को लिखेंगे कैसे, इसके लिए किताब खोलेंगे। लेकिन पहले जब हमको पॉइंट याद रहेगा तब हम लिख लेंगे कि डेटा को जो हम निवेशित करते हैं या प्रेषित करते हैं, यानी जो कंप्यूटर में जो संपर्क स्थापित होता है और डेटा का जो एंट्री किया जाता है, तो इसको हम लोग किससे करते हैं, यानी इनपुट डिवाइस से करते हैं। सूचना या डेटा का भंडारण के लिए भौतिक गुण का उपयोग किया जाता है। ये सब जितना चीज है 5-7 लाइन 10 लाइन इसको फिर बाद में पढ़िएगा। पैराग्राम है, पढ़ने का क्या स्टाइल है, तो पहले इसको रट जाइएगा। पहले रटना क्या है, 4 बार पढ़ लेना है। कंप्यूटर अगर आपके घर पे होगा तो देख लीजिएगा, तो रटने की भी जरूरत नहीं है कि कीबोर्ड से लेके पंच कार्ड, कार्टेज टेप से लेके फ्लॉपी हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी रोम, माउस स्कैनर, लाइट, MICR, OCR, इस तरह के जितने हैं, टच स्क्रीन, दिन रात तो यही सब देख रहे हैं आप लोग, DVD, इस तरह के जो भी चीज है ये सब का सब इनपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस के बाद फिर आउटपुट डिवाइस अगर आप देखिएगा तो इसमें खास तौर से आउटपुट माने क्या होता है, जो डिस्प्ले होता है, जो दिखाई देता है, जो एंट्री से संबंधित नहीं है बल्कि वो दिखाई देगा, जो उत्पादन के बाद होता है, जो मशीन से पढ़ सकता है, जो यूजर मशीन के थ्रू पढ़ सकता है। तो इसके लिए फटाफट आप प्रिंटर है, मॉनिटर है, इस तरह का जो है अदर डिवाइस है। तो अदर डिवाइस में आप देख लीजिएगा कि अदर डिवाइस में क्या दिया हुआ है। तो अदर डिवाइस में आप जब देखिएगा तो लिखा हुआ है कि अकेले निवेश उपकरण के रूप में भी काम करता है। किसी कार्य विशेष को परिणाम स्वरूप डेटा या सूचना को पुनः निवेश के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। ये सारी चीज जब हम एक लिस्ट के रूप में ले लेंगे, यानी लिस्ट के रूप में लेने का मतलब ये है कि हम हर बार इसको जब हम पढ़ेंगे तो निश्चित है कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और हम आराम से कर लेंगे। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आप 2 क्वेश्चन अलग अलग बता रहे हैं, जो आपको हर साल की भांति इस साल भी उम्मीद लगता है। अब मैं जो कह रहा हूँ, मैं किसी एक बच्चा को कह रहा हूँ, कोई भी एक बच्चा जिसके पास क्वेश्चन होगा वो जरा सा देख ले, 21 का, 20 का, 22 का, और जितना उसके पास है
कि हाउस कीपिंग ऑपरेशन लाइब्रेरी ऑटोमेशन है या नहीं है। मैं उसको समझा दे रहा हूँ। लाइब्रेरी ऑटोमेशन और हाउस कीपिंग ऑपरेशन देख लो, जिसके पास भी क्वेश्चन है 20 से लेकर के 22 तक में देखो। 20 से 22 तक में लाइब्रेरी ऑटोमेशन और हाउस कीपिंग आया है या नहीं आया है। अगर आया है तो यस कर दो, नहीं आया तो नो कर दो। तब हम देखो 2 मिनट समझा देते हैं इसको। कब कब आया है जरा लिख दो। हाउस कीपिंग और लाइब्रेरी ऑटोमेशन कब कब आया है उसे लिख दो। हम उसे समझा देंगे, तुरंत समझ जाओगे। घर भी जाके पढ़ लेना। कमाल है, कम पढ़ करके नंबर लाना। 2018 में है, वो तो बहुत पुराना खेल हो गया। कितने आई है सर? 2018 भी है, 20 भी है, और बोलो 21 21 में भी है। यस सर। 21 में क्या है, क्या है? हाउस कीपिंग परिचालन क्या है? एक कंप्यूटर कृत पुस्तकालय का आदेय नियंत्रण प्रणाली के कार्यों का विवेचन करिए। ऑटोमेशन फोटोमेशन करके भी है वो। पुस्तकालय चलो तो अब 22 में आया है। भी आया है सर। है 22 में भी आया है। 2300 में इम्पोर्टेंट है। लाइब्रेरी हाउसेस ऑपरेशन। हाँ, सब कहाँ जाएगा देखो, समझ लो। पहले बता दे रहे हैं बात। देखो, हाउस कीपिंग ऑपरेशन क्या होता है और लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या होता है, और डिजिटल लाइब्रेरी भी अभी हम लोग समझ लेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी, ये भी डिजिटल लाइब्रेरी देखो कब कब आया। लाइब्रेरी कब कब आया? में दिया हुआ है डिजिटल लाइब्रेरी। और उससे पहले भी है 20 में सर, 2020 में सर। 21 में भी है। इसमें नहीं है। एक मिनट। और सा क्वेश्चन सर किसमें पूछ रहे हैं? डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी। नहीं सर, वो नहीं सर 21 में तो नहीं। अच्छा, तो बाद में है, नहीं है सर। अच्छा चलो, बाद में समझा देंगे हल्का सा। अगर आप भी जगह तो लिख दोगे। अभी हम लोग लाइब्रेरी ऑटोमेशन और हाउस कीपिंग ऑपरेशन को समझ लेते हैं। अगर यूज ऑफ कंप्यूटर करके भी आ गया, यूज ऑफ कंप्यूटर करके भी आ गया तो ऐसा ही लिखेंगे। यूज ऑफ कंप्यूटर करके भी अगर आ गया तो भी वैसे ही लिखेंगे, ऑटोमेशन की तरह ही। मिथुन झा, आप म्यूट कीजिए ना, साउंड एकदम ब्लर कर रहा है बार बार। तो बता दें कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन को समझ लो पहले। लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या होता है? पुस्तकालय शौचालन उसको कहते हैं, पुस्तकालय शौचालन। हिंदी में उसको पुस्तकालय शौचालन कहते हैं। माइक को जरा बंद कर लीजिए कृपया, तो सुनने में अच्छा लगेगा। लीजिएगा, घर पे जाके पढ़िएगा, बढ़िया से समझ में। अगर बढ़िया से समझ में आ गया तो फिर
पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपसे कंचन जी बंद कर लीजिए, माइक को बंद कर। मतलब इतना बड़ी हिंदी है ना कि वो मतलब इंग्लिश पता है उस चीज का, जैसे कि कोई इंग्लिश में बताएगा ना तो जल्दी दिमाग में घुस जाए। हाँ, तो जो भी है तो इसमें कोई माइक आप ही लोग तो बोलेंगे तरह या से। सर भी बोलेंगे? ये बताइए। लाइब्रेरी ऑटोमेशन, जिसको पुस्तकालय स्वचालन या ग्रंथालय स्वचालन कहा जाता है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो हुआ, कहते किसको है? पहले ये समझ, लाइब्रेरी ऑटोमेशन किसको कहते हैं? तो कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी या मैकेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी इज कॉल्ड लाइब्रेरी ऑटोमेशन। लाइब्रेरी को जो हम मैकेनाइज्ड करते हैं यानी मशीनीकृत करते हैं, कंप्यूटराइज करते हैं, इसी को लाइब्रेरी ऑटोमेशन कहा जाता है। आप यहाँ पर समझ लीजिए कि कंप्यूटर के थ्रू कैसे लाइब्रेरी में कार्य को संपादित किया जाता है। तो आप और हम सब जानते हैं कि लाइब्रेरी में जो भी कार्य होता है पहले से वो मैनुअली हो रहा है। तो मैनुअली वर्क को जो हम कन्वर्ट करते हैं मशीन पे, उसका ही नाम लाइब्रेरी ऑटोमेशन है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मैकेनाइजेशन लाइब्रेरी इज कॉल्ड लाइब्रेरी ऑटोमेशन, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी इज कॉल्ड लाइब्रेरी ऑटोमेशन। टोटल जो एक्टिविटीज है हमारे लाइब्रेरी में, कौन एक्टिविटीज होता है? एक्विजिशन वर्क होता है। एक्विजिशन वर्क के अंदर बुक के सिलेक्शन का काम होता है। उसके बाद बुक सिलेक्शन करने के बाद ऑर्डर देना पड़ता है। बिल प्राप्त किया जाता है, बिल का पेमेंट किया जाता है, एक्सेशनिंग किया जाता है, फिर क्लासिफिकेशन किया जाता है, कैटलॉगिंग किया जाता है, पाठ्य सामग्रियों को सर्विस देने योग्य तैयार किया जाता है। जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वह कंप्यूटर के माध्यम से अगर किए जा रहे हैं, सिस्टम के थ्रू अगर किया जा रहा है, तो ये सब ऑटोमेशन के श्रेणी में आएगा। इसी का नाम है कंप्यूटराइजेशन ऑफ द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑटोमेशन। अब ये बताओ कि तुम में से कौन सा है जिसको समझ में नहीं आया? समझ में आया तो यस लिख दो, ना आया तो नो लिख दो। आया समझ में सर? यस सर, समझ में आ गया। सर एक बार इसमें ना समझने वाली कोई बात ही नहीं है। एक बार रिपीट कीजिए। और देखो, इजी लैंग्वेज में अगर होगा तो आइदर हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई परेशानी ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। रिपीट कीजिए, ठीक है? फिर से रिपीट कर रहे हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश कोई भी मानी नहीं है। यस सर। समझ में तब आ जाता है जब आसान लैंग्वेज होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, गौर से सुनो। मैकेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी इज कॉल्ड लाइब्रेरी ऑटोमेशन, या पुस्तकालय को जो मशीनीकृत किया जाता है उसे पुस्तकालय स्वचालन कहा जाता है। पुस्तकालय स्वचालन कहा जाता है। अगर ये भी लिख देंगे कि कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी इज कॉल्ड लाइब्रेरी ऑटोमेशन, तो कोई गलत नहीं कर सकता। अब यहाँ मैंने बताया कि मैनुअली जो भी कार्य किया जा रहा है और क्या क्या किया जा रहा है
मैंने आपको बताया, ये सारा काम जब हम कंप्यूटर के जरिए करते हैं, मशीन के थ्रू करते हैं, इसी का नाम लाइब्रेरी ऑटोमेशन है। काम जैसे मैंने बताया, कैटलॉगिंग का करना, क्लासिफिकेशन का करना, एक्सेशनिंग का करना, बुक ऑर्डरिंग करना, बुक के सप्लाई का ऑर्डर के साथ साथ बुक का जो है पेमेंट करना, जो भी सिस्टम के थ्रू हो रहा है, कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, इसको ही कंप्यूटराइजेशन ऑफ द लाइब्रेरी या लाइब्रेरी ऑटोमेशन की संज्ञा दी जाती है। अब ये जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन होता है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या मेरिट्स हैं, इसके क्या फीचर्स हैं। मान लो कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन आ गया और हमने लाइब्रेरी ऑटोमेशन पढ़ लिया, समझ गए, और हमें पूछ दिया गया यूज ऑफ कंप्यूटर इन द लाइब्रेरी, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर की उपयोगिता पुस्तकालय में। तो ऊपर में 2 लाइन बदल के अगर सारी बात लिख देंगे तो कौन माइका लाल है का नंबर काट लेगा? कौन काट लेगा नंबर? तो एक बार अगर समझ में आ जावे तो आदमी घुमा फिरा करके ढंग से लिख देगा, और समझ में नहीं आवेगा तो चाय चुई करेगा। ये क्वेश्चन आया, ये नहीं आया, ये आया, ये नहीं आया। मेन है कि थीम समझना और फिर इसको अपने क्वेश्चन के अनुसार मोड़ देना। उसको समझ पाना है। तो अगर एडवांटेज पूछा गया, इसके फीचर्स पूछे गए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए, इसके मेरिट्स पूछे गए, तो क्या लिखा जाएगा? तो कहा कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन में तो बहुत लिखा जाएगा। सबसे पहले तो ये लिखा जाएगा कि जब लाइब्रेरी ऑटोमेशन होगा तो रिसोर्स शेयरिंग करना आसान होगा। रिसोर्स शेयरिंग ये पहला, चौथा और छठा पेपर तीनों में से कहीं ना कहीं तंग करेगा। दोनों में क्या? रिसोर्स शेयरिंग करे, लाइब्रेरी कंसोर्सिया करे, इंटर लाइब्रेरी लोन करे या लाइब्रेरी कोऑपरेशन करे, ये तो आपको परेशान करेगा, यानी परीक्षा में। तो अगर आपकी इजाजत हो तो 2-4-5 मिनट इसको भी हम बता दें। लोगों ने बता दिया होगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं बताए हैं तो चूंकि छठा में भी, चौथा में भी और पहला, सर बता दीजिए थोड़ा सा, कहीं भी ये झटका दे सकता है। उसी प्रकार से डिजिटल लाइब्रेरी पहला पेपर में भी और छठा पेपर में भी कहीं भी झटका दे सकता है। फर्स्ट पेपर में भी झटका दे सकता है और सिक्स पेपर में भी झटका दे सकता है। तो एक बार अगर ढंग से पढ़ा जाए, समझा जाए, तो किसी पेपर में आए लिखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं क्या कह रहा था कि जब लाइब्रेरी ऑटोमेशन होगा, तो इसका मेरिट क्या है? इसका सबसे बड़ा मेरिट ये होगा कि इजी टू यूज होगा, कोई भी काम आसानी से किया जा सकेगा, आसानी से काम होगा। दूसरा क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान सूचनाओं का भेजना, कम्युनिकेशन जो होगा इजी हो जाएगा, और एररलेस कम्युनिकेशन होगा। एररलेस कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन में गलती की संभावना कम होगी। ये सब आपके किताबों में भी इतना आसानी से नहीं लिखा होगा। ये जब आप भी समझ जाइएगा तो ऐसे ही बताइएगा जब किसी दूसरे को। एररलेस कम्युनिकेशन होगा, स्पीडली कम्युनिकेशन होगा, इजी टू यूज होगा, इजी टू सर्च होगा, और फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आप काम कीजिएगा। फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा, और सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा कि टू सेव स्पेस, टू सेव लेबर, टू सेव मैन, टू सेव मनी एंड टू सेव मटेरियल होगा, और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, डुप्लीकेशन ऑफ मैन नहीं होगा, डुप्लीकेशन ऑफ मनी नहीं होगा, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क होगा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क होगा, यानी कार्य में एकरूपता होगी, कार्य में मानकता होगी, और जो भी संसाधन है
जो भी रिसोर्सेज हैं उसका आसानी से शेयरिंग किया जा सकेगा। रिसोर्स शेयर करना आसान होगा। टू फुलफिल 5 लॉज, 5 लॉ का पालन भी होगा। इंफॉर्मेशन फॉर यूज होगा, एवरी यूजर इट्स इंफॉर्मेशन होगा और एवरी इंफॉर्मेशन इट्स यूजर होगा। सेव द टाइम ऑफ द यूजर होगा एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म होगा। इन 5 लॉ का पालन होगा। यूजर संतुष्ट होगा, यूजर की संतुष्टि होगी। ये सब मैं किसके बारे में बता रहा हूँ? यूज ऑफ कंप्यूटर इन द लाइब्रेरी अगर ऐसे आ गया तो, या लाइब्रेरी ऑटोमेशन आ गया तो उसके मेरिट्स को हम लिख सकते हैं। अगर ऑटोमेशन किया तो यूज ऑफ कंप्यूटर करके आ सकता है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर करके आ सकता है। आईटी का एप्लीकेशन लाइब्रेरी में आ गया, उसमें लिखा सकता है। संपूर्ण संख्या से है। बिल्कुल, अभी तो हमको समझ में ही नहीं आता यार। कोई कहता है कि इंग्लिश में ज्यादा है, कोई कहता है हिंदी, तो हम तो हिंदी भी हल्का बोल रहे हैं, इंग्लिश भी। ये समस्या तुम लोग पैदा कर देते हो लिख करके। कोई कहता है हिंदी में ज्यादा वर्ड यूज कीजिए, कोई कहता है इंग्लिश में जो है समझ में आता है। आपस में तुम लोग बात करते हो, हम सब सुनते रहते हैं, बहुत टेंशन हो जाता है। ठीक है, तो हल्का यूं ही हल्का बोल रहे हैं और इजी लैंग्वेज में बोल रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं मेमोरी में सेट हो जाए। यस सर। तो मैं कह रहा था कि 5 लॉ का पालन करना भी आसान होगा। 5 लॉ का पालन करना भी आसान होगा और सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि यूजर हमारा संतुष्ट होगा, यूजर का सेटिस्फैक्शन होगा। सेटिस्फैक्शन ऑफ द यूजर, यूजर हमारा संतुष्ट होगा। राइट टाइम पर राइट इंफॉर्मेशन राइट यूजर को दिया जा सकेगा। राइट टाइम पर राइट इंफॉर्मेशन राइट यूजर को दिया जा सकेगा। यूजर संतुष्ट होगा। TQM का पालन, TQM माने ये सेकंड पेपर में पढ़ना है। TQM का पालन होगा। AMIS होगा। MIS भी सेकंड पेपर में पढ़ना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS लागू करना आसान हो गया। ये सारे बेनिफिट्स, ये तो मैं इतना बोल रहा हूँ, अगर इसको 3 घंटा बोलने के लिए कहोगे तो 3 घंटा चला जाएगा, लेकिन तुम्हें तो लिखना है, इतना बार हो जाए। तो ये सब मेरिट, इसका मेरिट, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके एडवांटेज, चाहे ऑटोमेशन आ जाए तो ऑटोमेशन नहीं आवे और यूज ऑफ कंप्यूटर आ जाए, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर आ जाए, आईटी का यूज लाइब्रेरी में आ जाए, ये सारी बात को लिख दोगे, कोई काटने वाला नहीं है। सिर्फ ऊपर का 4 लाइन चेंज कर देना, ऊपर का 4 लाइन चेंज हो जाएगा और सब लिखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। वो अगर समझ में आया तो यस कर दो। सही कर देगा। यस सर। लिख रहा बच्चा 6 का नहीं है, क्या लिखा बच्चा 6 का नहीं है? कौन लिखा अभी 6 का नहीं है? जो 5 बता रहे थे ना सर, 5 सूत्र जो बता रहे थे, वो तो 6 में नहीं ना है, पेपर 6 में। ये तो फर्स्ट पेपर में ना जो आप बता रहे थे। बोलो नहीं यार, 6 का नहीं है, बोलेगा तब हम समझेंगे। तो हम अपने घर से बता रहे हैं 6 का नहीं है। तो नहीं, पेपर 1 में था सर, पेपर 1 के चैप्टर में ये दिया हुआ है इसके बारे में। हेलो हेलो, चंद्र प्रकाश, आवाज जा रही है सर आपको? हेलो, मेरे हाथ में नहीं है एग्जाम। हम अप्रैल में लेंगे कि मई में लेंगे कि मार्च में लेंगे? मैं और जो 10 है चंद्र प्रकाश लिख के बोलो क्या लिख रहे थे हो?
सर ये पेपर 1 का है ना, जो आप 5 सूत्र बता रहे थे, ये पेपर 1 में मतलब दिया हुआ है, इसके बारे में बताया गया है। तो वही बता रहे थे, पेपर 6 में नहीं ना है इसके बारे में, जो 5 सूत्र बता रहे थे ना। हेलो, आवाज आ रही है? ये 5 लॉज सारा पेपर से रिलेट है ना, तो सब में तो 5 लॉज पढ़ा ही रहे हैं, तो फिर आप 6 पेपर में क्यों नहीं बोल रहे? नहीं अरे भाई नहीं, एक्सप्लेन तो किया गया, पेपर 1 में बताया गया ना अच्छे तरीके से। हाँ बताया उसी में, लेकिन सारे में रिलेट है। पेपर 1 पेपर 6 दोनों में पढ़ना है। पेपर 1 पेपर 6 दोनों में पढ़ना है। चैट में किन्हीं ने पूछा कि इसके बारे में कहाँ है 6 पेपर में, तो मैंने वही बताया पेपर 1 में। पेपर फर्स्ट और पेपर पढ़ना है। ये पेपर फर्स्ट में भी पढ़ना है, पेपर 6 में भी पढ़ना है। सारे पेपर में लगभग 5 लॉज पढ़ना ही है। बचवा सबका आवाज सुने तब मैं क्या बोल रहा है? हो गया बहुत हो गया, शांत हो गया। बचवा सबका आवाज सुनिए तब ना फिर पढ़ाएंगे आगे। पेपर 6 में आप बताओ। अच्छा ये बताओ पेपर 6 में कहाँ है, तो बोल रहे हैं पेपर 6 में पढ़ना है, रिलेटेड है पढ़ना। अरे पेपर 6 में नहीं है सर, एक बात, एक लॉजिक बोले कि इसमें तुम लोग बढ़ाना होगा तो लिख सकते हो। यहाँ चैट में देख रहे हो, चैट में किन्हीं ने पूछा कि पेपर जो सर बता रहे पेपर अरे भाई इतना हल्ला करने से क्या बताएगी? वही तो पेपर 6 दोनों में पढ़ना है। अगर लाइब्रेरी ऑटोमेशन में अगर मिले ये सब करके बोलो। बोल रहे हो, चैट में किन्हीं ने पूछा कि पेज नंबर किसमें है जो सर बता रहे हैं, बोले कि पेपर 1 में दिया हुआ है। हल्ला नहीं कर। चंदर प्रकाश बताओ क्या समस्या? एक आदमी बोलो। नहीं सर, जो चैट में किन्हीं ने पूछा 5 लॉज है ना जो आप बता रहे थे, तो किन्हीं ने पूछा किस पेज नंबर में है, पेज नंबर में, तो मैंने बोला कि ये पेपर 1 में ये दिया हुआ है, इसके बारे में बताया हुआ है। देखो यही बोला। हाँ, अब हम समझ गए। सुन लो, सभी कुछ सुन लो। इसीलिए ना हम बोला कि माइकवा जरा ऑन करेंगे तब तो तुम लोग की बात सुनेंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं तो हमको क्या बुझा है, तुम क्या बोल रहे हो, हम कर रहे हो आपस में। तो बात को समझो। पहला 5 लॉ का इस्तेमाल सभी पेपर में है, तो पहला पेपर का जो 5 लॉ है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। अब ये चीज तुमको ऑटोमेशन वाले चैप्टर में, हाउस कीपिंग वाले चैप्टर में, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन द लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि इसको एग्जाम में लिख भी दोगे तो कोई काटेगा नहीं। ये सारी बात उससे कोरिलेट है। जैसे जैसे तुम आगे पढ़ोगे, अभी LIS में एडमिशन लिए हो, जैसे जैसे नॉलेज तुम्हारा इंक्रीज करेगा तो किसको कहाँ कट कॉपी पेस्ट करना है ये क्या होगे। 5 लॉ को थोड़ा सा ढंग से पढ़ लोगे तो इसका इस्तेमाल 5वां पेपर में भी कर सकते हो, 4था पेपर में भी कर सकते हो, आपके 3rd पेपर में भी कर सकते हो, और जो पढ़ा रहा हूँ 6 पेपर में जो अभी ऑटोमेशन का मेथड बताया उसको भी आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हो। अब इसको किताब में खोजोगे अपने 6ठा पेपर में नहीं मिलेगा, इसको 3रा पेपर में खोजोगे नहीं मिलेगा, इसको 5वां में खोजोगे तो मिल जाएगा, 5वां में है, 4था में मिल जाएगा। तो ये तुम्हारे अपने बुद्धि विवेक नॉलेज से इस्तेमाल करना है। और क्या प्रॉब्लम था बताओ, तब ने आगे बताएंगे। और कुछ नहीं था सर, यही पे डिबेट हो रहा था। नहीं सर, करना है, पता है सर कि समी में रिलेटेड है ये क्वेश्चन। बस किसी ने पूछा कि कहाँ दिया हुआ है। चंद्र प्रकाश जी सर, तुमको चूंकि देख रहे हैं सामने इस पर नजर आ रहा है नाम में, तो ये तुम्हारा नाम ले रहे हैं हम, तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा है। तो आपस में डिबेट नहीं करना, आपस में चैटिंग लैटिंग ग्रुप बना के नहीं करना है। पढ़ाई का इरादा करके ढंग से पढ़ना है। पेपर 3, पेपर 4, पेपर 7 और पेपर 8 को खूब बढ़िया से पढ़ना है, ज्यादा विकेट इसी में गिरता है। फिर से सुन लो, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 7 और पेपर 8, ये 4 पेपर बहुत खतरनाक है। इसको खोल के देख लो और इसी पर जोर लगाओ पढ़ने के लिए। अब रह गया कि इधर
तो इधर 3 साल 4 साल का क्वेश्चन निकाल लो। 3 साल का क्वेश्चन जब आप निकाल लोगे तो आपको क्रिया पता चल जाएगा। उस हिसाब से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन छांट लो और या चैप्टर वाइज छांट लो कि इतना चैप्टर हम पढ़ जाएंगे और इसको खूब अच्छे से पढ़ो और परीक्षा में इत्मीनान से खूब बढ़िया से लिखो, बढ़िया से कर जाओगे। असाइनमेंट जो तुम्हारा है उस असाइनमेंट को शानदार तरीके से बिना काट छाट किए हुए पहले रफ में लिखते हुए, पहले रफ में लिख के फिर फेयर में उसको उतारो। ब्लू पेन का इस्तेमाल जनरली करो। अब ऐसा नहीं कि लाल पीला हरा नहीं करना, ब्लू पेन। और थोड़ा सा सुंदरता है जो कि 20 नंबर का है, चुप पहले 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा है वो 20 नंबर में अगर असाइनमेंट अच्छे से बनेगा तो निश्चित रूप से किसी को 17, किसी को 16, किसी को 18। दुख तब होता है जब असाइनमेंट में किसी को 2 नंबर आता है, किसी को 1 नंबर आता है, किसी को 0 भी आता है और किसी को 5 आ रहा है। अगर असाइनमेंट में 18 नंबर, 19 नंबर, 17, 16 नंबर अगर आया, अच्छे से अगर मेहनत किया तो आपका थ्योरी पर बेहतरीन हो जाएगा, थ्योरी आपको सपोर्ट हो जाएगा और बढ़िया नंबर से पास कर जाओगे। और करना क्या है इसमें, हाथी घोड़ा थोड़ी मारना। क्या बोल रही थी अब बताओ इसमें रीति रानी? ये सर मैं पूछ रही थी कि ब्लैक पेन से असाइनमेंट लिख दिए हैं सर तो प्रॉब्लम होगा। अब लिख दियो तो लिख दियो, लेकिन आगे से मास्टर डिग्री मत लिखना। ओके सर। सर एक क्वेश्चन है सर, मेरा पूछा गया पुस्तकालय के कार्य बताइए, तो सर उसमें सिर्फ पुस्तकालय का इंट्रोडक्शन देके डेफिनेशन लिख के बस कार्य ही बताएंगे या उसमें कुछ और भी लिखना होगा, जैसे कि उद्देश्य? उसमें बहुत लिखना है। पुस्तकालय के सामाजिक लिखना है, पुस्तकालय के रिक्रिएशनल कार्य लिखना है, बहुत कार्य लिखना है। पुस्तकालय में जितने तरह के कार्य होते हैं वो सब लिखना है और तुम्हारे पेपर में दिया हुआ है ढंग। पुस्तकालय का उद्देश्य तो लेके थोड़ा सा 4 लाइन पर लिखेंगे। कार में पूरा कार्य लिखना, उसका पूरा फंक्शन और उसके 3-4 कार्य हैं वो दिए हुए हैं पहला पेपर में। चलो अभी सब तो मत इस पे, अब हमको छठा पेपर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। सर ये पूछ रहे थे कि हेडलाइन के लिए कोई अलग पेन से यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे हाईलाइट करने के लिए? बोलो बस। ठीक, ओके सर। सर 2022 का क्वेश्चन भी हम लोग को पढ़ना है, देख लेना। सर एक क्वेश्चन कितने पेज तक? सर एक क्वेश्चन कितने पेज में लिखेंगे असाइनमेंट का क्वेश्चन? 4-5 पेज असाइनमेंट का। तो दो क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन में भर देना उसको। ओके सर, ओके, थैंक यू। अब हम लोग समझ लो हम पढ़ाने जा रहे हैं हाउस कीपिंग ऑपरेशन। अब ये देखो ये कब आया है हाउस कीपिंग ऑपरेशन, देख लो हाउस कीपिंग ऑपरेशन कब आया है, जल्दी से देखो और लिखो। टाइम नहीं है बच्चा, जल्दी लिखो, हम जल्दी से बताएंगे और भी बहुत सी चीज बताना है। हाउस कीपिंग ऑपरेशन कब आया? 22 में, 21 में, 17 में। सर 17 में आया है, 19 में आया है, 20 में आया है। 21 में नहीं सर, 17, 19 और 20 में आया है। 22 में भी नहीं है, 21 में भी नहीं है। 22 में आया है हाउस कीपिंग। क्वेश्चन सर पता नहीं चल रहा था, देखेंगे तो क्वेश्चन में। नहीं छोड़ दो, समझ लो तब। ठीक, समझ लो। ठीक बता दे रहे हैं। हाँ, ये हाउस कीपिंग ऑपरेशन क्या होता है ये समझ लो। 2021 में आया है, 2021 में आया है। आया है तो इम्पोर्टेंट भी है। यस। तो सबसे पहले प्रिया कुमारी जरा वीडियो ऑन करो, तो वीडियो ऑन करो। गुड़िया पूरा बाउंड्री हो गया जी। सर वहाँ से बंद है, वहाँ शॉट कीजिए ना। अच्छा वहाँ से बंद है आपके तरफ से क्या बंद कर? चलिए आपका दुकान बच गया।
अच्छा रुको, कहाँ तक? पता नहीं कहाँ काहे बंद तक? कर दिया। रुको रुको रुको, अभी 12वां के चलते नहीं उठा रहा है 12वां। हो गया। ठीक है, आधा आपका कोई घंटा दिक्कत ढाई नहीं में है। जल्दी जल्दी अभी फटाफट सब क्वेश्चन किया है। भाई किसी और की वजह से मेरा क्लास लग गया, बताओ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहाँ से ये वीडियो क्यों ऑन करवा रहा है? पेज नंबर 86 कंप्यूटर बुक में, पेज नंबर 86 में है हाउस कीपिंग। हेलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिल रहा हेलो, अरे सब्जी बेचने लगे। असाइनमेंट में क्या बनाना है? सर आ गया। में क्या बनाना असाइनमेंट में आपको आप लोगों को? सर चलेगा क्या? आ गया ना रे बुआ, कहाँ जाएंगे तुम लोग को छोड़ के? नहीं सर, तो जाइएगा भी वीडियो नहीं खुलवा सर। देते हैं, वीडियो खुलवा देते हैं, वीडियो खुलवा देंगे थोड़ा सा, अभी समझा देंगे 2 मिनट में हाउस कीपिंग। तीन सौ बच्चा बच्ची का खोलिए ना वीडियो। तो बंद का लो सर? नो सर, बंद नहीं हुए। सबको खोल दीजिए, खोल दीजिए, सब खोल, सबको खोल दीजिए सर। सब खोल दीजिए। क्वेश्चन कहाँ से लाए सर? ग्रुप में जाइए, ग्रुप में अभी मत पूछिए, लास्ट में पूछिएगा। नंबर में है, किस में है? चलो उधर से खोलो बुआ लोग, वीडियो ऑन करो। नहीं हो रहा है सर। नहीं हो रहा है। हाँ, इसका खुल गया। एगो बच्ची का खुला, आ जाइए सब। नहीं खुल रहा है सर। मेरा नहीं खुल रहा है सर। अब अपना तो नहीं खुला। देखो देखो वो दिया हुआ है 2022। देखो सब, ना रे पूरा ठीक है। गड्ढा हो गया बाटे नो पूरा। ना ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। 3 टोन को चाबे कीजिए, 3 टोन से ज्यादा न चाहिए। तो ही है। देखो सब ठीक है, 2 से भी काम चलेगा, नेटवर्क 2 चाहिए। नीतू कुमारी हमको 1 मिनट चुप रहो, सुनो पहले आराम से, हाउस कीपिंग समझा देंगे। अल्लाह, देखो मैडम, नीतू कुमारी मेरे सामने नजर आ रही है। नीतू कुमारी से हम पूछना ये चाहते हैं, इसलिए वीडियो ऑन किया है कि नीतू कुमारी जो है सुबह उठती है तो क्या क्या करती घर पे? सर हम हाउस वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं सर। पहले उनको स्कूल भेजना होता है अर्ली मॉर्निंग उठ के सर। उसके बाद क्या करते हो? और उसके बाद मेरे हस्बैंड का ड्यूटी होता है, इंस्पेक्टर है सर, तो उनको टाइम से ड्यूटी जाना होता है, तो उनको लंच वंच बना के देती हूँ। देन उसके बाद घर की सफाई वगैरह करके फिर नहा के पूजा वूजा करके फिर ही असाइनमेंट बनाने के लिए बैठती हूँ सर। ठीक है, ओके, समझ गए। बस यानी कि घर के जितने भी कार्य हैं, मेरे को वही बताना है। घर के जितने भी कार्य हैं, जैसे कि झाड़ू देना, पोछा मारना, आटा सानना, रोटी बनाना, सब्जी बनाना, सब्जी रोटी खाना और पैक करके देना भी अपने साहब को। घर की सारे एक्टिविटीज को करना, जैसे नीतू कुमारी अपने घर में करती हैं। लाइब्रेरी में भी हाउस कीपिंग ऑपरेशन होता है, गृह कार्य। ये तो इनके घर का कार्य हुआ। पुस्तकालय में भी क्या लिखना है? गृह कार्य। तो पुस्तकालय का गृह कार्य जो होगा, वहाँ झाड़ू पोछा बर्तन मसाला ये थोड़ा ना होगा। वहाँ क्या होगा कि यूजर को नीड को पूरा करने के लिए, यूजर के नीड को पूरा करने के लिए हम जो काम करते हैं, अब हम वहाँ क्या काम करते हैं? तो पुस्तक मंगवाते हैं, वैसा पुस्तक एक्विजिशन सेक्शन में मंगवाते हैं जो डिमांड ऑफ द यूजर, जो डिमांड ऑफ द यूजर हो। अब डिमांड, हाँ सब चुप रहिए आप जो है नीतू जी चुप रहिए, खाली सुनिए। तो डिमांड ऑफ द यूजर हो। अब यहाँ पर किसी न किसी एक सिद्धांत को फॉलो करना पड़ता है।
सेकंड पेपर में ये अगर चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा, जो अभी हम बोल रहे हैं सेकंड पेपर में। तो उसमें ये है कि एक सिद्धांत ये है कि मेलवेल डेवी साहब ने दिया है कि वैसे पुस्तक को चुना जाए जो बेस्ट इंफॉर्मेशन हो, लार्जेस्ट यूजर हो और लिस्ट कॉस्ट वाला। ड्यूरी का सिद्धांत है कि वैसी पुस्तक चुना जाए जो राइट टाइम पर राइट यूजर को राइट रीडिंग मटेरियल मिल जावे। उसी संदर्भ में रंगनाथन महोदय ने कहा कि फर्स्ट थ्री लॉ को सामने रख कर पुस्तक का चुनाव किया जाए। मैकॉल्विन साहब ने क्या कहा? तो मैकॉल्विन साहब ने ये कहा कि जिस पुस्तक का डिमांड अधिक हो उसी का सप्लाई होना चाहिए, यानी डिमांड और सप्लाई थ्योरी दिया मैकॉल्विन ने। तो यहाँ पर जो स्टाफ है, जो लाइब्रेरी का स्टाफ है, उसको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी न किसी एक प्रिंसिपल को, किसी न एक सिद्धांत सामने रख करके पुस्तक का चुनाव करना, ताकि यूजर का डिमांड को पूरा किया जाए, यानी एक्विजिशन वर्क करना। अब एक्विजिशन वर्क में ही माइक बंद करो अपना सब, सारे लोग माइक बंद करो, तब समझ में आवेगा। घड़घुड़ करेगा, नहीं समझ में आवेगा, परेशानी में पड़ जाओ। तुम सेवा समाप्त करेंगे, हम निकल जाएंगे, फिर मुंह देखते रह जाओगे। और इसको हम क्या कह रहे हैं, खेल में तुमको समझा देंगे, खेल में समझा देना। तो ये मैं क्या बोल रहा था, फिर माइक बंद करो। तो मैं ये बोल रहा था कि देखो, वहाँ एक्विजिशन काम होता है, एक्विजिशन में पुस्तक का मंगवाना, यानी बुक सिलेक्शन रिलेटेड वर्क। बुक सिलेक्शन रिलेटेड वर्क क्या होगा? ऑर्डर देना, ऑर्डर का जो सप्लाई कर रहा है उससे संबंधित इनवॉइस यानी बिल को प्राप्त करना, पुस्तक को का जो पेमेंट करना, पुस्तक का पेमेंट करना जो पुस्तक हमने मंगवाया। उसके बाद पुस्तक को यूजर के उपयोग के लिए तैयार करने के लिए उसका क्लासिफिकेशन करना, उसका कैटलॉगिंग करना, उसका इंडेक्सिंग करना, उसका एब्स्ट्रैक्ट तैयार करना, यानी समरी बनाना, उसकी समराइज्ड करना, ताकि इजी टू यूज हो, आसानी से यूजर समझ ले। उसके अलावा पुस्तकों को सर्कुलेशन एरिया के लिए, जहां से इशू और रिटर्न होता है, यानी उसको उस लायक तैयार कर देना। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि एक्विजिशन वर्क, कैटलॉगिंग वर्क, क्लासिफिकेशन वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, उसके अलावा इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, इतना सारा जो काम हो रहा है यही कार्य में आता है। इसी को हाउसकीपिंग ऑपरेशन कहते हैं। और इसी चीज को लिख देना है कहाँ? परीक्षाओं में। और फिर ये लिख करके उसके लिख देंगे कि जैसा हम सभी जानते हैं, सीधे लिखेंगे कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुस्तकालय में जो कार्य को संपादित किया जाता है वो उस कार्य को गृह कार्य कहा जाता है। ये मुख्यतः दो तरह का होता है, एक टेक्निकल और एक जनरल। एक टेक्निकल और दूसरा जनरल। जनरल से रिलेटेड ये है कि यूजर रिलेटेड जनरल इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विस, और दूसरा टेक्निकल का संदर्भ यहाँ पर यह है कि जो बुक से संबंधित बुक को तैयार करते हैं यूजर के लिए। अब इतनी सारे काम आपको भी करना है, तो BLIS करने से नहीं होगा, MLIS करने से नहीं होगा। अगर आपने नहीं सीखा कैटलॉगिंग, आपने नहीं सीखा क्लासिफिकेशन, आपने नहीं सीखा इंडेक्सिंग, आपने नहीं सीखा एब्स्ट्रैक्टिंग और MLIS भी पास कर गए तो आप कूड़ा ही रह जाइएगा। डिग्री लेके कुछ भी नहीं होगा कि डिग्री हो गया आपको पास कुछ हो जाएगा। और अगर टेक्निकली आप जान गए, जैसे मान लो कोई MBBS कर जाता है, MS MD कर जाता है और उसको भी मिल गया, लेकिन अगर पेशेंट के सामने जाके वो ऑपरेशन थिएटर में थरथराने लगे तो वो डॉक्टर चलेगा, उसका नाम हो जाएगा डॉक्टर मौत, यानी 2-4 को मार देगा। तो इसी तरीके से आप भी कलंक के टीका हो जाइएगा अगर इसको सीखिएगा नहीं। ये टोटल टेक्निकल चीज है।
पास करना अलग चीज है, सीखना अलग चीज है, नॉलेज रखना अलग चीज है, नौकरी के लिए कैसे तैयारी किया जाए ये अलग चीज है। तो सबके अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये सारा काम जो किया जाता है, यानी क्लासिफिकेशन का करना, कैटलॉगिंग का करना, एक्सेप्शनिंग का करना, उसके बाद एक्सेप्शनिंग करना, उसके बाद जो आप कह रहे हैं मैं बताया एडमिनिस्ट्रेशन का करना, सर्कुलेशन का वर्क करना, उसके अलावा सीरियल कंट्रोल कहते हैं जहां पीरियोडिकल जर्नल और मैगजीन आता है, ये सारे काम किए जाते हैं। ये सब गृह कार्य के श्रेणी में आते हैं। और ये जो गृह कार्य होता है जिसको हाउस कीपिंग ऑपरेशन कहते हैं, ये सारी चीज को लिख देना है और फिर लिख देना है कि एरिया ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन इन हाउस कीपिंग एरिया ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। उसके बाद जो हमने अभी ऑटोमेशन का बताया उसको आपको अगर 1.5 पेज ये लिख दिया और वो ऑटोमेशन वाला भी लिख दीजिएगा तो आपका कोई काटेगा नहीं, आपका कोई छाटेगा नहीं और आपको नंबर मिल जाएगा। यानी हाउस कीपिंग ऑपरेशन का मतलब ये हुआ कि पुस्तकालय के अंदर किन किन कार्यों को किया जाता है, पुस्तकालय के अंदर क्या क्या कार्य संचालित किया जाता है, इसी चीज को लिखना है। और ये आपके किस नंबर पेज पर है ये मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ। इसीलिए मैं किताब भी लेकर के आया हूँ, ताकि किताब से पढ़ाने की मेरी आदत नहीं है। चूंकि किताब मैंने इसलिए लाया है ताकि आपको पढ़ने में कठिनाई ना हो। और आप घर पे जब जाइएगा तो आप यहाँ पर देखिए पेज नंबर 79 में है। पेज नंबर 79 में जब देखिएगा तो आप देखिएगा कि हाउस कीपिंग में बुक एक्विजिशन है, क्लासिफिकेशन है, कैटलॉगिंग है, सर्कुलेशन है, सीरियल कंट्रोल है, करंट अवेयरनेस है, इंडेक्सिंग है और स्टॉक वेरिफिकेशन है। ये जितना कार्य किया जाता है, जैसे आप घर में अपने झाड़ू पोछा बर्तन मसाला करते हो, खाना बनाते हो, खाना को परोस करके देते हो, उसी कार्य से पुस्तकालय में आप क्या करते हो तो बुक एक्विजिशन, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, स्टॉक वेरिफिकेशन, सीरियल कंट्रोल इत्यादि कार्य करते हो। यानी ये सारा काम जो आता है वो हाउस कीपिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। और इसमें कंप्यूटर के 2 फाइल बनाए जाते हैं और खास करके एक्विजिशन में पहला नवीन आदेश के फाइल यानी न्यू ऑर्डर दिया जाता है और दूसरा ग्रंथ के जो विक्रेता के नाम हैं यानी पब्लिशर्स के जो नेम है उसकी सूची बनाई जाती है एक्विजिशन सेक्शन में। और फिर लेखक का नाम, उसका शीर्षक, प्रकाशक, संस्करण, मूल्य और क्लास नंबर ये सब दिया जाता है पुस्तकों के अंदर। और पुस्तक प्राप्त होने के बाद पुस्तक प्राप्ति की तिथि कि किस डेट में पुस्तक आया है, यानी उसकी विक्रेता कहाँ है, बिल का संख्या क्या है, बिल नंबर क्या है, ये सब चढ़ाना पड़ता है। अब इसको पॉइंट को रट करके 2-2, 3-3, 4 लाइन इसमें से छांट लीजिएगा और आप लिख दीजिएगा। अगर ऑटोमेशन वाला भी अगर आपको याद है जो मैंने बताया अभी आपको एडवांटेज में इट, तो उसको साइड में लास्ट में चिपका दीजिएगा और इसको अगर लिख दीजिएगा तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका बेड़ा फंसेगा नहीं और ये किसी न किसी रूप में क्वेश्चन में आवेगा ही। अब आ गया यहाँ पर के यहाँ पर ये हाउस कीपिंग आ जाए या एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर आ जाए या लाइब्रेरी ऑटोमेशन आ गया। अगर लाइब्रेरी ऑटोमेशन को हमने अच्छे से समझा हुआ है तो हम किसी क्वेश्चन को ढंग से लिख सकते हैं, इससे ही पता चल सकता है। दूसरी चीज ये भी आपको क्वेश्चन आता है बार बार नेटवर्क के बारे में आता है, नेटवर्क के बारे में कि नेटवर्क कितने तरह का होता है, नेटवर्क कहते किसको हैं, तो ये सब भी जरा सा देख लेना है। तो ये भी चूंकि समय नहीं है, बहुत कम समय है, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा चाह रहे हैं कि आपका किताब को खुलवा दें, आपको किताब खोल खाल कीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्योंकि डेट से लोग मिल रहे हैं, लाइब्रेरी में हम बैठते हैं तो डेट मिलते हैं, तो स्थिति बहुत दयनीय है। अभी तक हम किताब खोला नहीं है, अभी तक वो किताब मिला नहीं है, अभी तक हम असाइनमेंट बनाया नहीं है, तो हम बोला क्या होगा, मरने की तैयारी मरने के बाद होगी।
एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन के बाद करोगे कि पहले करोगे? ये समझने वाली बात है यार कि पहले किया जाता है कि बाद में किया जाता है। तो अब इसको जो मेरे को समझ आता है हम उसको गाइड कर देते हैं कि देखो बाबू ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अब बाबू जा रहे हैं घूमने के लिए शादी में, तो आज मेरे यहाँ पार्टी है तो फलाने का फलाना है, आज इसके दीदी का है तो दीदी के फलाने का है, तो देवर का, तो जाओ सबका पार्टी में जा करके फिर बाद में जो है बढ़ाओगे तो अपना समझो। पढ़ाई समर्पण का दूसरा नाम है, पढ़ाई परेशानी का दूसरा नाम है। जब तक परेशानी नहीं उठाओगे, जब तक समर्पित नहीं होगे, पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हो। पढ़ाई तुम्हारे घर पे परोस परोस के नहीं दिया जा सकता है, ये मुश्किल काम है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हमने भी अभी असाइनमेंट नहीं बनाया है, हम बेतिया से हैं और एमजेके कॉलेज से एडमिशन लिए थे हम। मुझे ये सब नहीं जी सर, किताब मिला है मगर असाइनमेंट के लिए मुझे नहीं मिला है। असाइनमेंट का कॉपी वहाँ से ले लो, और दूसरा चीज है कि असाइनमेंट का कॉपी वहीं से ले लो बेतिया से और दे देगा। और असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है, सुनो पहले, असाइनमेंट का क्वेश्चन वेबसाइट पर तुम्हारे उपलब्ध है, इसलिए कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। असाइनमेंट का क्वेश्चन अब उपलब्ध है। तो नेटवर्क समझ लो, नेटवर्क किसको कहते हैं? नेटवर्क जो होता है जिसको दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में मिलता है तो नेटवर्क बनता है, उसको नेटवर्क कहते हैं। जैसे उसके लिए कम से कम 2 कंप्यूटर का होना जरूरी है। एक कंप्यूटर रहेगा तो नेटवर्क नहीं काम कर सकता है, और अगर 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर होगा तभी नेटवर्क काम करेगा। तो नेटवर्क को समझना सही है हम लोगों को कि 3 तरह का नेटवर्क होता है, एक लैन, एक मैन, एक वैन। एक लैन होता है, एक मैन होता है और एक वैन होता है। लैन माने होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया और सूचना संचार में नेटवर्क का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि नेटवर्क का सामान्य अर्थ है एक प्रणाली के सभी या अनेक सेवा बिंदु को आपस में जोड़ना। जब अगर हम लोग लाइब्रेरी नेटवर्क की बात करते हैं कि लाइब्रेरी का भी नेटवर्क होता है, तो उसका मतलब होता है कंप्यूटरीकृत जो है कंप्यूटराइज लाइब्रेरी का एक जाल, जिसमें लाइब्रेरी कंप्यूटर के उस प्रणाली के है जिसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, जैसे कि एक लाइब्रेरी को दूसरे लाइब्रेरी से जोड़ा जाता है। और कहा जाता है कि जैसे नेटवर्क को ऐसे भी समझो कि जब तुम और हम लोग देखते होंगे अपने मोहल्ले में, टोले में, तो ये देखते होंगे कि बहुत सारे लोग एमवे वाले लोग हैं। एमवे का जो कंपनी है तो क्या करता है, दूसरे को दूसरा, तीसरे को चौथे को चौथा, पांचवे को, तो ये भी नेटवर्क है। लेकिन यहाँ वो नेटवर्क की बात नहीं की जा रही, यहाँ कंप्यूटर का नेटवर्क की बात किया जा रहा है। और कंप्यूटर के नेटवर्क किया जा रहा है, लेकिन कंप्यूटर के नेटवर्क से पहले हम लोग को नेटवर्क समझना भी जरूरी है कि नेटवर्क एक ऐसा पद है जिस 2 या 2 से अधिक संस्था, 2 या 2 से अधिक संगठन, 2 से अधिक जो है कोई सिस्टम जो है आपस में जब जुड़ करके भागीदारी करता है और सभी संसाधन को एक दूसरे के लिए उपलब्ध कराता है, और जिसके माध्यम से संसाधन की सहभागिता की जाती है, तो उसे नेटवर्क कहा जाता है। नेटवर्क कहा जाता है। अब हम लोग को समझना ये है कि नेटवर्क जो है 3 तरह का होता है। एक नेटवर्क होता है लैन, जिसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। दूसरा नेटवर्क होता है मैन, जिसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। और तीसरा नेटवर्क होता है वैन, जिसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब लैन, मैन और वैन को समझ लो कि अगर किसी एक भवन में है, किसी एक रूम में है, किसी एक कैंपस है, या कहा जाए कि 10 मीटर से लेकर के 100 मीटर या 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर रहा है, 10 मीटर से लेके 100 मीटर या 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को अगर कवर कर रहा है, गौर से सुनो, 10 मीटर या 100 मीटर या 1 किलोमीटर के एरिया को अगर कवर कर रहा है, चाहे उसमें रूम हो, बिल्डिंग हो, कैंपस हो, तो वो लैन के श्रेणी में आता है, लोकल एरिया नेटवर्क के श्रेणी में आता है। ये सब देखने को मिलता है ऑफिस में। ऑफिस में जो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से पत्रचार करता है, जब
ई फाइलिंग की व्यवस्था होती है। फाइल लेके दौड़ना नहीं पड़ता है, बल्कि अब ई फाइलिंग की व्यवस्था होती है और इसमें कंप्यूटर का यूज होता है और लोकल एरिया नेटवर्क का यूज होता है। संचार का यह माध्यम है और केबल वायर के जरिए होता है। संचार का माध्यम है और ये केबल वायर के जरिए होता है। अब उसके बाद मैन आता है, जिसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क अब ये किसी सिटी में होता है, किसी शहर में होता है। अब किसी कोई अगर तुमसे हमसे किसी भी ये पूछ दे कि एग्जाम्पल दीजिएगा लैन का, तो हम लोग को देना पड़ेगा कि मेलिबनेट, मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क, पूनेट, पूना लाइब्रेरी नेटवर्क, और पहले डेलनेट भी था। जब आगे आगे पढ़ोगे, पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। अगर नौकरी की सपना रखते हो तो पढ़ना पड़ेगा। हंस के पढ़ो, रो के पढ़ो, जैसे पढ़ो। BLIS सिर्फ करने से कुछ नहीं होना है, पढ़ना पड़ेगा। देखो 6 मार्च को केंद्रीय विद्यालय का परीक्षा है। अब जो KVS में बच्चा निकल जाएगा उसका 4600 ग्रेड पे है। हमारे यहाँ का भी यानी नंदा खुला विश्वविद्यालय का भी, खुला विश्वविद्यालय का भी बहुत सारा लड़का किस्मत आजमा रहा, मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है। 4600 का ग्रेड पे मिलेगा। वो 4600 का ग्रेड पे जो मिलेगा और 2 बच्चे उसके फ्री में पढ़ेंगे, 3 रूम का फ्लैट मिलेगा, 70,000 रुपया लगभग उसका आमदनी शुरू होगा पहले महीना से। अब सोचो कि इतना सारा चीज तो एक PO भी जो होता है शुरू में नहीं मिलता है। 4600 रुपया ग्रेड पे, 3 रूम का फ्लैट, उसके अलावा बच्चे फ्री में पढ़ना, ये सारे फैसिलिटीज है। अगर तुम KVS में चले जाते हो, NVS में चले जाते हो, DSSB में स्कूल लेवल पर, लेकिन पढ़ना पड़े। ऊपर में भागते हो दूसरे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में तो और बड़ा स्केल है। एक मैंने पिछले दिनों में बताया था, यानी कल, कि एक प्रोफेसर अगर बन जाता है तो कितना ऊंची होती है, 2.5 से 3 लाख रुपया मिलता। तुम यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन बन जाओगे तो इक्विवेलेंट टू प्रोफेसर हो, उतना ही मिलेगा। तो मन से पढ़ो, दिल लगो और ढंग से पढ़ो। तो अगर नौकरी लेना है, पास करके क्या करोगे? खाली पास करके क्या होगा? कुछ नहीं होना है, आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा। तो इस सब अभी से अगर पढ़ते रहोगे, बढ़िया से पढ़ते रहोगे, तो निश्चित है कि कहीं अच्छे जगह सेट हो जाओगे। तो ये भी समझने लगेगा कि लैन का कौन कौन उदाहरण है। इतना बात तो समझ में अभी आ जाएगा कि रूम का बिल्डिंग में और कैंपस में जो जुड़ा हुआ होता है 10 मीटर, 100 मीटर और 100 मीटर से 1 किलोमीटर की परिधि में, तो ये जो एरिया में डिस्टेंस में, तो इसको लैन कहते हैं। और इतना भी समझ में अभी आ जाएगा कि एक ऑफिस में जो पत्र किया जाता है, एक ऑफिस में जो ई फाइलिंग व्यवस्था होती है, सब इसी में होता है, सब इसी में होता है, सारे चीज इसी में होता है। उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि पूनेट हो, कि मेलिबनेट हो, कि एडीनेट हो, ये सब का सब लैब पर ही काम कर रहा है। पूनेट यानी पूना लाइब्रेरी नेटवर्क जो है, मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क, ये सब। और शुरू में जब आप देखोगे, पढ़ोगे, तो पता ये चलेगा कि ये जो तुम्हारा डेलनेट था, जिसको हम लोग डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कहते हैं, जिसको पहले दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क कहते थे, तो लाइन पे काम करता था, लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करता था। लेकिन अभी ये वैन पर काम करने लगा, वाइड एरिया नेटवर्क पे काम करने लगा। तो ये एग्जाम्पल भी तुम दे सकोगे। उसी तरह से मैन जो है, उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। एक सिटी के लिए है, एक शहर के लिए है, और 10 किलोमीटर से लेकर के 99 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर से 99 किलोमीटर तक इसका डिस्टेंस होता है। और पूरे एरिया में ये जो है के थ्रू काम करता है। और विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क प्रणाली में प्रत्येक प्रतिभागी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क को स्वतंत्र रूप से ये काम करने के लिए तैयार करता है, ताकि उपभोक्ता स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क से पासवर्ड लेकर के ये प्रतिभागी जो है, जो मैन है, उससे
संचार माध्यम का प्रयोग कर सके, जैसे निकनेट है, अर्नेट है, ये सब इसके उदाहरण हैं। उसी प्रकार से जो वैन है, जिसको हम लोग वैन जिसको कहते हैं, जिसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, और वैन जिसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, तो ये तो दिन रात तुम लोग देखते रहते हो कि यहाँ से बैठ करके हम लोग केरल टिकट को कटवा देते हैं, यहाँ से बैठ के तमिलनाडु का कैंसिल करवा देते हैं, यहाँ से कुछ हम लोग करते हैं। उसी तरह से लाइब्रेरी में भी है। लाइब्रेरी में यहाँ से बैठे बैठे वो CLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर को देख लेंगे, यहाँ से लेकर के जो है UGC का, इन्फिलिबनेट का जो अपना नेटवर्क प्रणाली है उसको देख लेंगे, यहाँ से कैड देख लेंगे, इंड कैड देख लेंगे, बिहार कैड देख लेंगे, यानी कुछ भी हम देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह का नेटवर्क विस्तृत क्षेत्र तक प्रभावी होता है। ये पूरे कंट्रीज में, पूरे कॉन्टेंट में, पूरा जो कॉन्टिनेंट है, पूरा कॉन्टिनेंट जो है पूरे कंट्रीज में ये जो है 1000 किलोमीटर या उससे आगे इस डिस्टेंस होता है, और ये किसी राज्य, राष्ट्र या वैश्विक स्तर तक सक्रिय कार्य करता है, और इसी पर इंटरनेट भी काम करता है। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के टर्मिनल कंप्यूटर और पेरिफेरल के विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क के कंप्यूटर के प्रकार गेटवे को इसमें जोड़ा जाता है, और एक यूजर को स्थानीय क्षेत्र टर्मिनल से लेकर के फिर डेटा को एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन तक भेजा जाता है, और सैटेलाइट के माध्यम से। इसमें कौन सा माध्यम होता है? तो सैटेलाइट के माध्यम से, और यह संचार माध्यम से, कम्युनिकेशन के जरिए से जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरित किया जाता है, ये आपको वैन है। उसी तरह से इंटरनेट होता है। इंटरनेट को हम लोग प्लेनेट पर जो लोकेटेड रहता है, प्लेनेट पर, तो इंटरनेट को भी जो है अपना आप पढ़ लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि लैन, मैन, वैन जो है, ये जो आपके किताबों में लिखा हुआ भी है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कुछ बोल रहे थे कि कुछ बोल रहे थे? हेलो। हाँ हेलो। सर पूछना था कि एक 6 पेपर में एक प्रैक्टिकल है, तो आज ही पढ़ाएंगे कि प्रैक्टिकल के? उसको थ्योरी एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम जो आप होता है ना 7 और 8, उसके बाद आपका होता है। और जब छठा पेपर थ्योरी का आप दोगे, छठा पेपर जब आप थ्योरी का दोगे, तो छठा पेपर थ्योरी का देने के बाद आप छठा पेपर के क्वेश्चन में कंप्यूटर प्रैक्टिकल कब होगा और उसका काउंसलिंग कब होगा, यानी उसको पढ़ाया कब जाएगा, उसका विस्तृत विवरण उसी पर होता है। इसलिए उसके लिए अभी सोचना नहीं है, उसके लिए अभी फिक्र नहीं करना है। समझ गए? यस सर। अब पूछो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर पूछना था 20 तारीख को ऑफलाइन क्लास करना जरूरी है? नहीं करोगे तो 100% फेल करोगे, और करोगे तो 50-50% चांस है। ओके सर। सर 20 तारीख को लगेगा एग्जाम, 1 रुपया भी नहीं। हेलो सर। कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एक एक करके बात कीजिए। हेलो सर। हाँ सर मैं इधर साउथ में रहती हूँ, तो आना पॉसिबल नहीं होगा सर, तो कोई हेल्प नहीं हो मिल जाएगा ऑनलाइन? बिल्कुल हेल्प मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है, कौन बोल रहे हैं? प्रियंका कुमारी? यस सर, यस सर। प्रियंका कुमारी जी जरा बता रहे हैं कि हेल्प यही मिलेगा कि साउथ इंडिया में आप कहाँ रहती हैं? सर हम चेन्नई, मदुरई के पास रहते हैं, मदुरई के पास। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। आपको हेल्प ये मिलेगा कि मदुरई में, चेन्नई में अगर लाइब्रेरी साइंस का कोई आदमी आपको मिल ले, तो आप उससे पढ़ाई वहाँ कर लीजिए। पेपर 3, पेपर 4, पेपर 7, पेपर 8 प्रैक्टिकली आप वहाँ पे पढ़ लीजिए। जो मदुरई और चेन्नई में अगर कोई टीचर आपको मिले, कोई पढ़ाने वाला मिले, कोई करने वाला मिले, वरना ऑनलाइन में ये सब ना समझ में आया है किसी को, ना किसी आवेगा, और ना ही इस तरह का कोई पढ़ा रहा है।
इसलिए एक ही रास्ता है आपके पास कि आप चाहे तो पटना आ जाओ और आ करके जो आप क्लास यहाँ 20 से होगा, नहीं होगा तो आप वहाँ चेन्नई में कर लो किसी को पकड़ के। सर के बारे में बता दीजिए। स्टूडेंट आपको सर ये जो क्लास होगी पूरे कंटिन्यू होगी 20 से 24 दिन, 4 दिन तो कंटिन्यू होगी का, लगभग 1 महीना का चल रहा है। ये वाले स्टूडेंट को पैसा लगेगा सर 7-8 पेपर के लिए 500 लड़का पहचानियो नहीं रहा है और एक हफ्ते लिखना पड़ेगा। ठीक है सीनू 5 दिन 4 दिन है तब एक बार तुम लोग कौन तरह का तुम लोग आदमी है? देखियो नहीं रहा है तुम कितना मानते थे हम, तुम दोनों को इतना मानते थे। रोल नंबर के हिसाब से होगा सर। तो छठा प्रैक्टिकल होगा सर एग्जाम से 775 नंबर तक वाला मॉर्निंग में है, यानी 10 बजे से 2 बजे तक। रोल नंबर 775 चुप रहो। रोल नंबर 775 तक वाला सुबह में है 10 बजे से 2 बजे तक, और इसका 776 से लेके 1500 कुछ रोल नंबर तक है, वो 2 से 4, 4 से 6 में आएगा। दूसरी ये है कि जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो फेल विद्यार्थी है, जो फेल हो चुका है, वो अगर करना चाहता है, फेल वाला छूट गया, पिछले साल जो नहीं दिया था, जो फेल कर गया, तो वो अगर करना चाहता है तो एक एप्लीकेशन 500 का ड्राफ्ट, एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी लेके आएगा और अपने कोऑर्डिनेटर साहब को उससे आप जो कल आए थे उनसे फॉरवर्ड कराना पड़ेगा, और फॉरवर्ड कराने के बाद तब वो बैठेगा आपके इसमें काउंसलिंग में, यानी कि वो क्लास करेगा। सर न्यू स्टूडेंट क्या लेके आएंगे? न्यू स्टूडेंट पेपर 7 पेपर 8 लेके आएंगे। क्वेश्चन नहीं, पेपर 7 का बुक, पेपर 8 का बुक, एडमिट कार्ड, पेन और पेंसिल और कॉपी, बस। कोर्स क्या है सर? तो छठा पेपर का प्रैक्टिकल सर एग्जाम के टाइम पे होगा सर। अरे बात सर अभी छठा पेपर का प्रैक्टिकल उसी टाइम होगा, शेड्यूल मिलेगा। बाद में होगा, बाद में एग्जाम के बाद। हेलो सर। सर जो फॉर्म आया है भरने का पहले वाले स्टूडेंट का, उसमें नहीं भरा रहा, ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। तो नागड़ा खुला विश्वविद्यालय के मुख्यालय से संपर्क करो और एक और देख लेना बाबू। देखो तुम लोग बहुत हो गया, देखो जाके क्वेश्चन देखो तो सर इसकी क्या है बता दीजिए ना। हेलो पूछे सर, इसका कोड क्या होता है? ASCII कहाँ है? हेलो, ये पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। पास्कल है, हाई लेवल लैंग्वेज है, बेसिक है और एस्की कोड है। तो एस्की कोड समझ में ASCII कोड है, ASCII कोड बोलते हैं उसे, कंप्यूटर का ASCII कोड। कहाँ है मम्मी? हेलो, एस्की लिखा हुआ भाई, बंद कर दे। इसकी जो है देखो ना कहाँ पहला में होगा। कब बोल रहे थे बाबू? बोलो तो ये वाला बताओ कि तुम लोग सॉफ्टवेयर का ऐसा क्वेश्चन आया है 21-22 में सिलेक्शन करके या एवेलुएशन करके, मूल्यांकन या चयन करके है? देखो तो बच्चा 20-21-22 में देखो, 20-21-22 में देखो मूल्यांकन या चयन करके है सॉफ्टवेयर है? 20 में भी है सर, 20 में भी, 22 में भी है, देखा 22 में भी आया हुआ है, कुछ बोलत नहीं। 20 में भी आया हुआ है सर। कितना 22 में क्या है? नंबर क्या है? घूमियो नहीं रहा, देखियो नहीं रहा। 22 में बताओ ना यार, पेज नंबर फिर घूम गए नीचे की नहीं लगा। 22 में क्या है बताओ बाबू? पहले चलो घूमते बाबू जो देख रहे हैं मूल्यांकन है क्या आया है?
सर पूछा गया है, ठीक है 22 में नहीं है सर, 22 में नहीं, तो बात नहीं है तो इसको देख लेना। सर ये जो क्लास होगी भी, हेलो बच्चा इसको देख लेना। सर ये जो क्लास होगी विस्तमान में ही न होगी। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑफ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर या तो 22 में सर 22 सर क्वेश्चन है सर, इवैल्यूएशन ऑफ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। हेलो ऑफ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर मीन बाय लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर हुआ है। सिलेक्शन करके है, सिलेक्शन करके है, देखो तो सिलेक्शन करके भी है। एक नो सर सिलेक्शन सर क्या पूछ रहे क्वेश्चन आप क्या बता रहे हो? ना ठीक है, तो ठीक है, मूल्यांकन है तो सिलेक्शन को देख लीजिएगा। ओके सर। ओके हाँ, सिलेक्शन में कौन सी देखा बता दे रहे हैं, आपके किताब में है सब। और सिलेक्शन पेज नंबर क्या है सर? पेज नंबर निकालेंगे तब नहीं यार। आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अरे माइक बंद करने यार, तुम लोग तो और जब पढ़े ला बैठे हो कि पता है कोई कर रहा है, बोल माइक को बंद करना। तो जाओगे हर दिन का क्लास करोगे। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन है तुम्हारा बाबू, पेज नंबर 91 में, 91 पेज में, पेज नंबर 91 में, पेज नंबर 91 में, क्योंकि आपकी स्टडी मटेरियल में आपकी आसानी के लिए पेज नंबर 91 में है। तो सिर्फ यही पूछ रहा है संख्या। इसमें 2-3-4 चीज दिमाग में रखना है कि जब सिलेक्शन सॉफ्टवेयर का किया जाता है तो उसमें कॉस्ट को देखा जाता है, लागत कितना लग रहा है। दूसरा देखा जाता है इसका हार्डवेयर कैसा है, और हार्डवेयर अगर ऐसा है जो कम लागत पर है, भारतीय बाजार में जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के अनुरूप है या नहीं है, और हार्डवेयर पर रन करेगा या नहीं करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, उसकी विशेषता क्या है, नहीं होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कैसा रहेगा, ये निर्भर करेगा कंप्यूटर किस भाषा में लिखा हुआ है। प्रोग्रामिंग भाषा भी अलग अलग होता है तो उसकी विशेषता को भी देखना पड़ेगा। डेटा स्टोरेज टेक्निक क्या है, डेटा टाइम कितना लेता है, यानी सर्चिंग फैसिलिटी उसके पास है या नहीं है, लाइब्रेरी की सर्विस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर में क्या क्या सुविधा दिया गया है, और ये कितना अपडेट है। सॉफ्टवेयर अपडेट रहना बहुत जरूरी है क्योंकि सॉफ्टवेयर में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तित किया, सुविधा के अनुसार इसको परिवर्तित किया जाए। इजी टू यूज है या नहीं है, इजी टू सर्च है या नहीं है, इसमें खोज करने की सुविधा है या नहीं है, यूजर फ्रेंडली है या नहीं है, और आउटपुट और इनपुट फैसिलिटी इसका कैसा है। ये सारी चीज देखना है कि निर्देश जो दिया जाता है स्क्रीन पर वो स्पष्ट दिखाई देता है या नहीं देता है, और कितना सरलता में है, कितना ये आसानी से समझ में आ जाता है। ये सारी फैसिलिटी अगर इसके अंदर है तब तो इसका सिलेक्शन किया जाएगा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का। ये पढ़ लीजिएगा। और चूंकि खरीदारी के बाद उसमें वारंटी कितना दिन का है, कर्मचारी को कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग देगा या नहीं देगा, और डेटाबेस तैयार करने के लिए जो कंपनी के संसाधन है वो उसमें से क्या क्या है, ये सारी चीज जो है आपको पॉइंट दिमाग में रख लेना है। तो ये सिलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर आने की संभावना है अगर मूल्यांकन है, और मूल्यांकन भी पढ़ लोगे और सिलेक्शन भी पढ़ लोगे, दोनों मिला के भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। एनी क्वेश्चन? आप क्या किए थे? हार्ड वर्क और सक्सेस। सर सिलेक्शन सर आया
आपको बेस्ट ऑफ लक, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। और सर ऑनलाइन जो आप सर थैंक यू सर। कृपया करके पेपर 3, 4 पेपर 3, 4 को विशेष रूप से पढ़ने का कृपा करें। 3, 4, 7, 8 ये डेंजरस पेपर है, तीसरा, चौथा, 7वां और 8वां। तो इसको जरा अच्छे से पढ़ा जाए, ढंग से पढ़ा जाए और किताब को पहले ट्राई किया जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसके मतलब ये नहीं है कि सारे पेपर को छोड़ दिया जाए, बल्कि 3, 4, 7, 8 को विशेष ध्यान दिया जाए और सारे पेपर पर ध्यान दिया जाए। जो बैलेंस होगा तभी आपका रिजल्ट बेहतर होगा। और अभी का जो आपको पढ़ा हुआ होगा LIS एक आधार है, एक बेस है। आपको मास्टर डिग्री करना आसान होगा, आपको नेट करना आसान होगा, आपको PhD MPhil करना आसान होगा और बेहतर से बेहतर जगह पर सेट करना भी आसान होगा। 9,000 से ज्यादा वैकेंसी बिहार सरकार की आने वाली है, 9,000 से ज्यादा बिहार सरकार में वैकेंसी आने वाली है और इसमें भी आपको कंपटीशन देना पड़ेगा। इसलिए अगर ढंग से पढ़े रहिएगा तो निश्चित तौर पर आप कहीं ना कहीं सेट कर जाओगे। तो मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, मेरी दुआ आपके साथ है। और मुझे जो लगा तो मैंने अपने भाषाओं में उसे समझाने का प्रयास किया और ये उम्मीद था कि आपको समझ आ जाएगा और आपने लिखा भी, मुझे समझ में आ गया। और मुझे इस बात की खुशी है कि आपने बड़े संयम से सारी बात को सुना। जब मैंने आपको बोला कि आप आवाज बंद करो तो आपने आवाज किया। ये डिसिप्लिन की परिचायक है, तो उसी तरह से डिसिप्लिन में रहते हुए और 7th और 8th पेपर प्रैक्टिकल को भी पढ़ लेना है और उसको लेना है, समझ लेना है और फिर जब यहाँ पढ़ लीजिएगा तो घर पे जाकर के उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। आज जैसे मैंने पढ़ाया आपको, कल जो मैंने पढ़ाया आपको, आप उसको जाइए और जा करके घर पे उसको दोहराइए, पढ़िए, समझिए और बेहतर से बेहतर कीजिए। यही हमारी चाहत है, यही हमारी ख्वाहिश है और इसी के लिए हम आपसे आपको आपके लिए कहा कि आप बंद कर दो और माइक को आप बंद करके इत्मीनान से आपने सुना, पढ़ा, मुझे अच्छा लगा और आपको समझा भी। और घर पे पढ़ोगे, मेहनत करोगे और अच्छा नंबर से अगर आप पास करोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा और कहीं आप सेट कर जाओगे तो और अच्छा लगेगा। तो चूंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है, ये कोई BA का कोर्स नहीं है, ये टेक्निकल कोर्स है। अच्छे से आप पढ़ोगे तो निश्चित कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी। इस बेरोजगारी के दौर में, ये महामारी के दौर में आपको कहीं ना कहीं नौकरी लगेगा। क्योंकि ये जो कोर्स है, स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। ये B.Ed होता तो किसी स्कूल में जाते, लेकिन आप इस कोर्स को करके पार्लियामेंट तक जा सकते हो, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में जा सकते हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, एनीवेयर किसी भी जगह आप जा सकते हो, बशर्ते कि आप बेहतर से बेहतर ढंग से पढ़ो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा ही करोगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय। मछली बेचिए सर गए। रुक जा।